हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स और द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। यू नो रेस्ट ऑफ द पार्ट आई ऑलरेडी हैव डिस्कस इन माय लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीवर तक बता दिया था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है इसको आप सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी भी कहते हैं। पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पैनक्रियाज की हम बात करते हैं। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, राइट। यहां से भी कुछ एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। पैनक्रियाज से निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस को आप पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो यहाँ पे जो पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो क्या है? सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज इज पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस इज द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज, राइट। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? अगर हम पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस में आते हैं जैसे कि नंबर 1 इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम। कौन सा? पैनक्रियाटिक amylase. Number 2 is pancreatic lipase जो कि फैट डाइजेस्ट करता है। नंबर 3 इज काइमोट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन एंड नंबर 4 इज, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन एंड नंबर 4 इज ट्रिप्सिन। So these main 4 enzymes secreted by pancreatic juice, secreted by pancreas, present in pancreatic juice. तो pancreatic amylase का क्या रोल है? As I already told you before कि माउथ में जब फूड डाइजेस्ट होता है तो सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट होता है और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज की हेल्प से ये माल्टोज ब्रेक हो जाता है। द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से दिस माल्टोज ब्रेक इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, राइट। वहीं अगर हम पैनक्रियाटिक लाइपेज की बात करें तो पैनक्रियाटिक लाइपेज का काम क्या होता है, राइट। ये मेनली फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट को पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का काम करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। वहीं काइमोट्रिप्सिन का काम क्या है कि जो पेप्टोन्स बने थे, पेप्टोन्स और जो प्रोटीओज, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज में कन्वर्ट कर देता है। जो पेप्टोन्स है वो पेप्टोन्स जो है वो ब्रेक होता है, राइट, इनटू द अमाइनो एसिड जो है, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होता है पेप्टोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, राइट, आइदर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इन दोनों एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये अमीनो एसिड में सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज अबाउट पैनक्रियाटिक जूस और दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो लिसन केयरफुली। So next is, now the another part is large intestine। तो large intestine के जो मेजर पार्ट है उसमें आता है सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन के मेजर पार्ट्स हैं। सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इनका जो मेजर रोल होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि किसी काम की नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये है ऑर्गन विदाउट एनी यूज। सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बाद कोलोन, कोलोन भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। कोलोन जो है ये अलाउ द पैसेज ऑफ फूड और द वेस्ट
जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भी वेस्ट बचता है उस वेस्ट को पैसेज प्रोवाइड करता है कोलोन। प्रोवाइड पैसेज टू द डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट और फीकल मैटर उसको पैसेज प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे कोलोन में अगर होता है तो वाटर एंड सर्टेन ड्रग्स कैन एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम ड्रग्स यानी कि मेडिसिन कुछ उनका एब्जॉर्प्शन होता है कोलोन। कोलोन के बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है, ये कोलोन बता दिया मैंने। कोलोन के बाद रेक्टम। रेक्टम का जो रोल है, रेक्टम का क्या रोल है? रेक्टम स्टोर द फीकल मैटर, जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, जो पूरी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है डाइजेशन के बाद, उस वेस्ट को रेक्टम स्टोर करके रखता है। स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, जो फीकल मैटर है उसका स्टोरेज होता है रेक्टम के अंदर। कहाँ स्टोरेज होता है उसका? रेक्टम में स्टोर होता है। उसके बाद लास्ट जो ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जो लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है वो है एनस। एनस, दिस इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहां से फीकल मैटर रिमूव आउट, राइट? एनस, राइट, दिस इज द ओपनिंग, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और इस टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से रिमूवल ऑफ क्या होता है? रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। इससे रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर का यानी कि फेसिस का रिमूवल टेक प्लेस करता है, इससे रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। सो दिस इज अबाउट एनस। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं कहीं पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स विच कंट्रोल द पासिंग ऑफ राइट फूड मटेरियल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग फूड मटेरियल पास होता है वो एक कंट्रोल मैनर में होता है, और उसको रेगुलेट करता है स्फिंक्टर विच इज ए काइंड ऑफ मसल, विच इज ए काइंड ऑफ मसल। तो यहाँ पे स्फिंक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो स्फिंक्टर क्या है? राइट, दिस इज ए काइंड ऑफ मसल। मसल रेगुलेट द पासिंग of food along the elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग जो फूड पास होता है उसको स्फिंक्टर मसल रेगुलेट करती है। सो दिस इज अबाउट द स्फिंक्टर मसल। एट द एंड डाइजेशन के बाद जो अगला प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंजेक्शन एक प्रोसेस होता है, उसके बाद डाइजेशन आता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, ये भी जानना जरूरी है। सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली है क्या और एब्जॉर्प्शन कहां होता है ये आप जान लीजिए। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जिनको आप वेलाई बोलते हैं। ये वेलाई सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, और इन्हीं वेलाई की हेल्प से एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। राइट, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग, तो उसमें ये कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेस देख रहे हैं आप, इस तरीके से होती हैं। इनको आप वेलाई बोलते हैं, और इन वेलाई का काम क्या होता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो वेलाई का जो रोल है, वेलाई कहां प्रेजेंट होती है? इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है एंड हेल्प्स इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। हेल्प्स इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में और फूड में ये हेल्प करता है।
एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनदर प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आपको बता चुका हूं, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल्स, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड आफ्टर दैट इजेशन, दैट दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, दैट इज कॉल्ड इजेशन प्रोसेस, राइट। तो इसी के साथ यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन in human being, or you can say nutrition in human being is complete. Now my another topic is what? My another topic is right respiration. Respiration process की बात करते हैं। ये भी एक essential life process है जो कि लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन को जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एंड फॉर योर अवेयरनेस ऑल्सो, राइट। तो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस। So what is next? Next is respiration. देखिए, respiration क्या होता है? You must understand about this. Respiration, you know, ये एक फिजियोलॉजिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इस फिजियोलॉजिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, फूड का ऑक्सीडेशन या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है टू लाइब्रेट द एनर्जी। रेस्पिरेशन इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर द लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लाइब्रेशन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रोसेस ऑल्सो। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी, फॉर द लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को लाइब्रेट करने के लिए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है इसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, इस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो बी नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसको आप ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी लाइब्रेट होती है। इसके अलावा ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन योर बॉडी दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म, अनदर इज एनाबॉलिज्म। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे यू नो कॉम्प्लेक्स जो फूड है यानी कि जो ग्लूकोज है वो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी लाइब्रेट होती है, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लाइब्रेट होती है, इसलिए एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। साथ के साथ ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है बिकॉज दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन योर बॉडी, राइट। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अगर हम रेस्पिरेशन रिएक्शन की बात करें तो रेस्पिरेशन रिएक्शन समवॉट अपोजिट टू दी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, जिसमें कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, राइट। वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, सिंथेसिस हो रही है वहां पे ग्लूकोज की। लेकिन कैटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होती है, यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। तो इन दिस केस इन रेस्पिरेशन रिएक्शन C6H12O6 this glucose will break into this CO2 plus water, right? एंड यहाँ पे एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। एनर्जी जो करेंसी है वो एटीपी है, एनर्जी जो है वो यहाँ पे एटीपी है। 6CO2 6H2 प्लस एटीपी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एटीपी है ये जान लीजिए, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो कंप्लीट फुल फॉर्म है एटीपी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहा जाता है एटीपी को। और यहाँ पे ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जो एटीपी है, इसका रोल क्या होता है ये आप जान लीजिए। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, इसे आप एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी इसको कहा जाता है बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एटीपी बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तब एटीपी बनता है और ये एटीपी एक एनर्जी करेंसी की तरह काम कर रहा है। ये एटीपी आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी सोर्स है और ये एटीपी एक एनर्जी सोर्स कैसे है ये भी जान लीजिए, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एटीपी की, तो जो एटीपी है ये एक एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी करेंसी कैसे है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इससे जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट,
ये ब्रेक हो जाता है एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ये ब्रेक होता है तो लगभग एक एटीपी मॉलिक्यूल 30 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज वेरी ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दैट्स व्हाई एटीपी इज आल्सो बी नोन एज एनर्जी करेंसी, राइट। अब ये हो गया रेस्पिरेशन। मैंने आपको बता दिया रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, या कुछ ऐसे भी रेस्पिरेशन होते हैं जहां पे ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस कर रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट। इसे आप कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हम एक कंपैरेटिव अकाउंट देख लेते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे मेनली टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो aerobic respiration and anaerobic respiration, there are two types of respiration. So what is exactly aerobic respiration and what is exactly anaerobic respiration? You have to understand about this. अगर हम aerobic respiration की बात करें तो aerobic respiration में क्या होता है? complete oxidation of glucose. यहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एनारोबिक में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस करता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस करता है। यहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा तो यहां पे नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर पूरी तरीके से ग्लूकोज CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाता है तो कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। लेकिन अनदर वन जहां पे पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस करता है वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार होगा, और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इथेनॉल, C2H5OH, राइट। ये C2H5OH एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हाई एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है हाई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों में कंपैरिजन कीजिए तो मोस्ट जो फेवरेबल रेस्पिरेशन है एरोबिक है क्योंकि वहां पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स, इवन इन एनिमल्स। इसका एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, एनिमल्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। वहीं अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। इसके अलावा यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ईस्ट सेल। ईस्ट सेल के अलावा यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है दैट आल्सो टेक प्लेस इन मसल सेल्स। तो ह्यूमन मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस कर सकता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं इनके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। So what are the major steps of respiration? You have to understand about this. Listen carefully. Next is steps of respiration. So my next topic is steps of respiration. So listen carefully about the steps of respiration. Next is steps of
रेस्पिरेशन। तो अगर बात करें हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में मेनली कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेप जान लीजिए। ठीक है, रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि यहाँ पे एक 6 कार्बन एटम वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है पायरुविक एसिड में। तो ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन एटम कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन एटम। तो ये 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज एंड ये 3 कार्बन एटम है पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू दी पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है और पायरुविक एसिड में ब्रेक होने के बाद राइट क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस के बाद नेक्स्ट इट विल अंडरगोज इन क्रेब्स साइकिल। पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है। कहां जाता है वो, अंडरगोज इन क्रेब्स साइकिल। राइट, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन एटम्स कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन एटम्स, इसके बाद अंडरगोज इन क्रेब्स साइकिल। जो पायरुविक एसिड बनेगा वो पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जाएगा। कहां जाएगा, यहाँ पे पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड जो है दैट विल अंडरगोज इन क्रेब साइकिल, दैट विल अंडरगोज इन क्रेब साइकिल। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें कि 6 कार्बन एटम ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू दी पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन एटम होते हैं और ये यहाँ पे एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। क्रेब साइकिल जो है, क्रेब साइकिल में जो टेक प्लेस करती है, दिस क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है क्रेब साइकिल जो है अंडरगोज इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो है यहाँ पे कहा जाता है, ये जाता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन। ये बात आपको याद रखनी है। जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल जो है वो टेक प्लेस करती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल टेक प्लेस करती है, ये बात आपको याद रखनी है। और क्रेब साइकिल से क्या होता है आगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब साइकिल टेक प्लेस करती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे क्रेब साइकिल में 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं। एक होता है FADH2 और दूसरा होता है NADH2। ये 2 टाइप के प्रोडक्ट तैयार होते हैं क्रेब साइकिल में, FADH2 एंड NADH2। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस करता है। ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन के 6 एटम ग्लूकोज के अंदर 6 एटम 3 एटम के अंदर कन्वर्ट होते हैं और ये 3 एटम किस में होते हैं, ये 3 एटम्स होते हैं पायरुविक एसिड में। ये किस में होते हैं, 3 एटम्स पायरुविक एसिड में। इसके बाद क्रेब साइकिल होती है। क्रेब साइकिल का रिजल्ट FADH2 एंड NADH2, ये 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं। राइट, एंड ये जो क्रेब साइकिल जो टेक प्लेस करती है, ये टेक प्लेस करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बात आपको याद रखनी है, दिस क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस करती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये टेक प्लेस करती है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे FADH2 एंड NADH2 बनते हैं। अब FADH2 NADH2 अबाउट क्रेब साइकिल इन डिटेल यू विल डिस्कस, यू विल लर्न इन क्लास 11th में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल के बारे में डिटेल में। ये ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू हियर, राइट। अब यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट FADH2 एंड NADH2 ये ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये क्रेब साइकिल कहाँ होती है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस क्रेब साइकिल प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये जो ETS है, ETS का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये टेक प्लेस करता है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है और इस सिस्टम की वजह से एट द एंड ये जो आप FADH2 और NADH2 देख रहे हैं, एट द एंड ये ATP बना देते हैं और हमें ATP ही चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें ATP ही चाहिए, राइट। तो फिर से सुन लीजिए, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन में जो मेजर स्टेप्स है, सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम्स ब्रेक हो जाते हैं, 3 कार्बन एटम्स पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। पायरुविक एसिड अंडरगोज इन क्रेब्स साइकिल व्हिच टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और वहां पे 2 टाइप के मॉलिक्यूल बनते हैं, FADH2 एंड NADH2। ये FADH2 NADH2 अंडरगोज इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ETS जो टेक प्लेस करता है, ये टेक प्लेस करता है इनसाइड दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ETS सिस्टम टेक प्लेस करता है। और यहाँ पे इस सिस्टम में ATP का प्रोडक्शन होता है। एट द एंड यू लाइब्रेट द ATP एंड दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसेस, राइट। यहाँ पे FADH2 और NADH2 की फुल फॉर्म क्या है ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, तो मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। सो लिसन केयरफुली अबाउट FADH2 एंड NADH2। सो नेक्स्ट इज FADH2 एंड NADH2। तो व्हाट इज दिस? FADH2 की फुल फॉर्म क्या है? FADH2 मतलब ठीक, FADH2 का मतलब है फ्लेविन एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म है FADH2 की। और H2 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, राइट। तो ये फुल फॉर्म FADH2 हाइड्रोजन, इज दैट क्लियर? NADH2 की फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। NADH2 मतलब निकोटीन, निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका NADH2 की फुल फॉर्म, राइट। ये भी टाइप ऑफ एनर्जी करेंसी है जो कि बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड जो ATP एनर्जी करेंसी है वो ATP ही रहेगा। इसी के साथ ये हो गया आपका रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड इवन स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इवन, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।